हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग घटना चक्र का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अगला चैप्टर देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। कौन कौन से अधिनियम हैं जो पारित किए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में। तो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के अधिनियम जो है वो पारित किए गए हैं। सबसे पहला अधिनियम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारतवर्ष में 1986 में पारित हुआ था। ये संपूर्ण भारत में लागू है। ये किस ईयर में कौन से अधिनियम पारित हुए ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मैचिंग आ जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। तो सवाल ये भी आ जाता है कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या छाता विधान कौन से अधिनियम को कहते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कहते हैं, जो 1986 में पारित किया गया। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में, उसमें जो भी निर्णय लिए गए उनको कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने इस अधिनियम को 1986 में भारत में पारित किया था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करे। ठीक है, इसके अधीन ही विभिन्न उपाय दिए गए हैं जिनके द्वारा पर्यावरण को संरक्षित कर सकती है केंद्र सरकार। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1886 को पारित किया था। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कब हुई थी? 1984 में। उसके बाद ही 1986 में इन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जो मेन था अधिनियम वो 1986 का अधिनियम था, और बाद में जो और अधिनियम बनाए गए तो उसमें उन कानूनों के साथ समन्वय बनाने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य इस अधिनियम ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन ही किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, ध्यातव्य है 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। 2010 में इसका नाम बदल दिया गया है। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, अनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्द के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। तो जहां पे भी पहले जो था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग था, वहां पे वो अब अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति उसका नाम रख दिया गया है। ये चेंज किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जगह अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है। तो प्रत्यक्षता संबंध है इसका पर्यावरण संतुलन से, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 है जो हमारा मौलिक अधिकार है, में अंतर्निहित है। ठीक है, कि स्वच्छ जो है वातावरण मिले रहने के लिए, स्वच्छ पर्यावरण मिले नागरिकों को रहने के लिए, ये हमारे जीवन का अधिकार है जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। उसी के आधार पे ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 को लाया गया, इंडियन ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है 2010 के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। इसका भी रिसेंट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये पुराना भी हो सकता है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना पर्यावरण बचाओ एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए ही की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामले में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करेंगे। जैसे उच्च न्यायालय में तो विभिन्न विषयों पे आते हैं, लेकिन जो भी पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे होंगे वो सारे ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएंगे और उनको द्रुत गति से हल किया जाएगा। अब इस पे आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? अभी हमने पढ़ा 1986 में। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? 1986 में। बार बार अलग अलग शब्दों में वही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है ना। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? अगेन 1986। वही सवाल है लेकिन उसको अलग अलग शब्दों में पिरो के एग्जाम में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ये देखिए 1986। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 1986। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस नाम से जाता है? तो अभी हमने इसको पढ़ा, किसको हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या छाता विधान कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्न में से किसके अधीन हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा है कि इसका जो संगठन है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन हुआ है। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन से संबंधित है? पर्यावरण के संतुलन से संबंधित क्या कौन है? वन नीति बिल्कुल है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बिल्कुल है, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, सभी कहीं ना कहीं से पर्यावरण संतुलन से संबंधित है। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया था, कब स्थापित किया गया है? 2010 में, है ना। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? कथन क्या क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना सही है। नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा 2016 के टाइम में, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है वो राइट नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति CDM UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्सर 1 के विकसित देशों गैर एनेक्सर 1 देशों में स्वच्छ विकास हेतु परियोजना कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडाप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। तो ये तो सत्य है। इसका मतलब बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। ये तो सही बात है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के
अनुरूप अधिनियमित हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 है, जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकार है जो हमारा, उसके अंतर्गत इसको माना जाता है। तो अर्थात फर्स्ट जो है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से भिन्न है? ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी जो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। सही है, ये ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था। जबकि सीपीसीबी झरनों कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही है ये। तो इस प्रकार से इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, पहला कथन जो है वो सत्य नहीं है, केवल दूसरा ही सत्य है। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। ठीक है, सांविधिक संगठन है, जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में कि ये गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। तो ऐसा नहीं है, अर्थात पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, केवल स्टेटमेंट 2 जो है वो ही सत्य है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। अब इससे जो पर्यावरण से रिलेटेड परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि इन चैप्टरों में छूट गए हैं, एक बार उनको भी हम लोग कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट का। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो निम्नलिखित हैं। क्या क्या तथ्य हैं एक बार देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे, वाटर लविंग प्लांट और एक्वाटिक प्लांट वे हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली हो गया, दलदली भूमि में या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। तो ये हमें बता देते हैं कि जो हमारा एक्वाटिक लाइफ है या जो हमारा वाटर है वो कितना शुद्ध है या उसमें कितनी अशुद्धि आ गई, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना ग्रो हो रहे हैं वाटर लविंग प्लांट या एक्वाटिक प्लांट, उनकी ग्रोथ से हमें पता चल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इको मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा वर्ष 1991 से इसको स्टार्ट किया गया है। अति नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए ही हानिकारक है। अति नगरीकरण, जो इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है, पेड़ों को काट रहे हैं और सब शहरीकरण होता चला जा रहा है, तो उसकी वजह से ये सारी हानियां भी हो रही हैं। WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट है। WM एडम्स ने एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छी बुक लिखी है ग्रीन डेवलपमेंट के नाम से। इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का पहला संस्करण वर्ष 1990 में प्रकाशित हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, WM एडम्स की एनवायरनमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड। आगे देख लेते हैं। एल्सवर्थ हंगिटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, जिसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1915 में हुआ था। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, प्रथम प्रकाशन 1915 में हुआ था। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। ये तीनों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका है, ये एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन थे? मसानोबु फुकुओका। ठीक है, जापानीज थे ये।
पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस कार्यक्रम हेतु $360 मिलियन आवंटित किए हैं, जिससे प्रति वर्ष 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। तो ग्रीन आर्मी का संगठन कहाँ किया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए? ऑस्ट्रेलिया में। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोका कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की है, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल का दोहन होने के कारण यहाँ पर्यावरण को भारी क्षति हुई है। ये भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब के मार्कफेड का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग फेडरेशन और इजराइल के सयाक के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई थी। तो इजराइल के साथ समझौता हुआ था पंजाब राज्य का और ग्रीन हाउस कृषि के अंतर्गत सब्जियां उगाई गई। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबल स्कैन ने ग्रीनडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिए गए। ग्रीनडेक्स 2014 के स्कोर के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत में कृषि के पर्यावरणीय अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किस्मों का प्रयोग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है भारत में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ये तिथियां भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था। 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और वर्ष 1973 से इसको मनाया जाने लगा विश्व पर्यावरण दिवस को। उल्लेखनीय है, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण का ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। ध्यातव्य है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय जो था वो वायु प्रदूषण था। वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश चाइना था। वर्ष 2020 की जो थीम थी वो जैव विविधता और मेजबान देश कोलंबिया था। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन तथा मेजबान देश पाकिस्तान था 2021 में। अब इस पे आधारित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लेंगे। उसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कथन क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, ये तो सत्य है। फिर जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है, अर्थात इसका उत्तर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उनको इको मार्क दिया जाता है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है इको मार्क? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया? इको मार्क आरंभ किया। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, की लेखक कौन है? रेचल कार्सन। 1962 में जो पुस्तक आई थी साइलेंट स्प्रिंग। फिर क्या है? नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए बिल्कुल हानिकारक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है, अर्थात इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा था, कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन थे? जापानीज थे, मसानोबु फुकुओका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? अभी देखा हमने, ऑस्ट्रेलिया ने आरंभ किया था।
20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण सही है। पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल किया गया। राजनीतिक एवं विकास, तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये जो है उसका विषय नहीं था। राजनीति एवं विकास ये उसका विषय नहीं था। जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास, इसकी भी चर्चा की गई थी। राजनीति की बात नहीं की गई लेकिन उसमें। पलाची माड़ा जो है पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा, अवस्थित था कहाँ? केरला में। कोका कोला का प्लांट वहां स्थापित किया गया। ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। ग्रीन वॉश जो है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, उसको ग्रीन वॉश कहते हैं। ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो इन्होंने इजराइल के साथ मिलके पंजाब ने प्रारंभ की। 2001 की बात है हालांकि ये, मगर इजराइल के साथ मिलके पंजाब ने इसको प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीनडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। यह स्कोर क्या है? तो ये बेसिकली विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता के व्यवहार का मापक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, IAS 2010 का सवाल है ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है ना? स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसको मनाना शुरू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।